गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है और इसमें क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि नाम से आप देख रहे हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलों के बारे में, और जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों के बारे में, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल और फॉरेस्ट, जंगल। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब वहीं हम बायोडाइवर्सिटी देखें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि वो स्पीसीज, वो सारे स्पीसीज जो कि एक साथ मिल करके यहाँ पे रहते हैं बायोडाइवर्सिटी में, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि देखो, अभी मैंने बताया प्लांट जो है वो कहाँ होते हैं, जंगलों में होते हैं। किस पे होते हैं? सॉइल्स पे होते हैं। और जब प्लांट होंगे, जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो क्या होंगे? वहाँ पे एनिमल्स होंगे। और ये सब चीज़ें जो है वो प्लांट जो है, एनिमल्स जो है वो प्लांट से खाना लेते हैं, और प्लांट जो है वो एनिमल्स को उनका घर देते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, और ये सब चीज़ें बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा और फोना की क्या स्थिति है। फ्लोरा और फोना मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स। तो फ्लोरा और फोना की क्या स्थिति है हमारे देश में, हम अपने देश के एस्पेक्ट से देखते हैं इसको। तो हमारे देश में बच्चों 8% ऑफ टोटल स्पीसीज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 8% स्पीसीज, यानी 8% जितने स्पीसीज जो है वो हमारे इंडिया में है। 8% यानी कि 1.6 मिलियन स्पीसीज जो है वो हमारे देश में है। ये करीब करीब 90,000 स्पीसीज ऑफ फोना के 90,000 स्पीसीज है। अगर हम फोना देखें, फोना मीन्स प्लांट्स देखें तो प्लांट्स कितने हैं? 90,000 तरह के प्लांट्स जो हैं वो हम, सॉरी बच्चों, फोना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, फोना मीन्स, ध्यान रखना, फ्लोरा मीन्स प्लांट और फोना मीन्स एनिमल। तो अगर हम फ्लोरा को देखें तो फ्लोरा जो प्लांट्स है वो हमारे देश में 74,000 है। हमारे देश में फ्लोरा यानी प्लांट्स जो हैं वो 74,000 हैं, और फोना जो है वो 90,000 है। यानी कि हमारे देश में प्लांट्स जो हैं वो तो 74,000 स्पीसीज हैं उसके, और एनिमल्स के 90,000 स्पीसीज हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं। जो फ्लावरिंग स्पीसीज यानी कि जो फूल हैं, फूल हमारे देश में 15,000 तरह के फूल जो हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। और उसके अलावा 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स भी हमारे देश में 2,000 प्रकार की बर्ड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। वहीं हम देखें तो 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ फोना यानी मैमल्स आर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट, यानी कि ये जो 10% और 20% जो फ्लोरा और फोना है ये थ्रेटेंड लिस्ट में है, मतलब कि ये खत्म होने की कागार में है। मतलब कि इनके ये जो है, ये लोगों की अपनी नीड्स की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये खत्म हो रही हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट है। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि कम हो रहे हैं। इसके बाद वाइल्ड महुआ है। अगर हम उसमें देखें, फ्लोरा में देखें तो फ्लोरा में वाइल्ड महुआ है। उसके बाद होबार्डिया है, अ स्पीसीज ऑफ ग्रास का एक टाइप है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें थ्रेटेंड लिस्ट में आती हैं। उसके बाद, और ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो रही हैं, यानी कि ये ख़त्म होने की कागार पे हैं। अब नेक्स्ट बच्चों है वानिशिंग फॉरेस्ट। वानिशिंग फॉरेस्ट देखो क्या है हमारे देश में, टोटल फॉरेस्ट कवर, यानी कि हमारे देश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 24.01%। हमारे देश में जितना जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 24.01%, और ये करीब करीब 78.29 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है हमारे देश में। फॉरेस्ट देखो, फॉरेस्ट कितना ज़्यादा हमारे देश में है। उसके बाद अब हम इसी फॉरेस्ट को अगर कैटेगराइज कर दें तो इसमें डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं? 12.24%। डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो घने जंगल हैं वो हैं 12.24%।
ओपन फॉरेस्ट है हमारे यहाँ 8.99%, यानी कि ओपन फॉरेस्ट जिसमें कोई भी आम आदमी जा सकता है वो है 8.99%। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो है 0.14%। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो देखो आपकी बुक्स में हो सकता है, पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में कुछ अलग हो, बट ये एक एवरेज रेशियो है। According to the state of forest report, forest area increases by 10,098 square kilometers since 1997 due to growing human through। अब देखो 1997 के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है। क्यों ज़्यादा हुआ है? ड्यू टू ग्रोइंग ह्यूमन थ्रू, लोगों की वजह से ज़्यादा हुआ है। लोगों की वजह से कैसे ज़्यादा हुआ है बच्चों? देखो अब आप लोग देखते हो, आप लोग क्या है, आप लोग पेड़ पौधे लगाते हो, घरों में लगाते हो, घर के आसपास लगाते हो, शेल्टर बेल्ट्स लगाते हो, तो ये भी फॉरेस्ट में आता है, ये भी उसमें आता है, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में आता है। पेड़ पौधे लग रहे हैं तो भाई हरियाली तो है ही, ग्रीनरी तो है ही, तो ये चीज़ें भी फॉरेस्ट में आती है। लेकिन ये क्या है? ये मैन मेड है, ये लोगों ने लगाई है। तो इसके क्या लिमिटेशंस है? नेचुरल स्पीसीज आर नॉट ग्रो। जो हम ये लगाते हैं, हम बाग बगीचे लगाते हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, तो इसमें जो है, इसमें नेचुरल स्पीसीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो जंगली जानवर है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो नेचुरल फॉरेस्ट में ही ग्रो करेगी। कभी आपने देखा आपके घर के आसपास बगीचा लगा हुआ है, उसमें जंगली जानवर घूम रहे हैं, ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमने लगाए हैं। तो ये पेड़ पौधे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उस कैटेगरी में इसको हम नहीं रख सकते। इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। और ये जो है, ये नेचुरल फॉरेस्ट हम इस प्लांटेशन को नहीं कह सकते। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट का, जंगलों का, जंगल जो हैं उनके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये कैसे, ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नॉर्मल क्लासिफिकेशन, नॉर्मल स्पीसीज। देखो ध्यान से समझना बच्चों, नॉर्मल स्पीसीज क्या है? पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल कैटल, साल, पाइन। ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन है इनकी, और ये आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि कैटल है, साल है, पाइन है, ये सब चीज़ें जो है ये नॉर्मल स्पीसीज में आती हैं। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज खतरे में हैं, यानी कि उनको खतरा है, वो क्या है? इन डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो है ये एक्सटिंक्शन मतलब कि एग्जिट होती जा रही है। ये सर्वाइवल में नॉट बी पॉसिबल इफ इट ट्रीट्स टू देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ऑपरेट। अगर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं ये खतरे में हैं, और ये इनको खतरा जो है वो कई तरह से हो सकता है, और इनको अगर स्पेशल ट्रीट नहीं किया गया तो ये जो है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैक बग, लॉयन टेल्ड मकायू। ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है वुल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है। वुल्नरेबल स्पीसीज देखो क्या होते हैं? डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर दे आर लाइकली टू मूव इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये स्पीसीज जो है, ये स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं। वुल्नरेबल स्पीसीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं। इफ द ट्रीट कंटिन्यूज टू ऑपरेट, अगर हम इसके साथ ट्रीट करें या इसको देखें या इसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट इसको देने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल है ब्लू शेप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है वुल्नरेबल स्पीसीज के। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज क्या होते हैं बच्चे? ऑलरेडी स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी पहले से ही कम पॉपुलेशन है, कम है, ये मे मूव इनटू एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल कैटेगरी इफ द
थ्रेट्स टू देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ऑपरेट। अगर इनकी भी पॉपुलेशन को अगर एक तो ये है ही कम, और ऊपर से अगर इनको हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये एंडेंजर्ड और वुलनेरेबल स्पीसीज की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज देखो बच्चों क्या होता है, फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया है। एंडेमिक स्पीसीज जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर, नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर के द्वारा ही ये आइसोलेटेड होते हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन। अंडमान टीक और निकोबार पिजन ये कुछ इस टाइप के स्पीसीज हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो कि खत्म हो चुके हैं। पहले कई साल पहले हमारे देश में थे, लेकिन अब ये स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। नॉट फाउंड आफ्टर सर्च वेयर अर्लियर दे यूज टू अकर, यानी कि ये पहले जो बहुत सालों से नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन पहले ये थे। स्पीसीज में एक्सटेंड फ्रॉम लोकल एरिया, रीजन, कंट्री ऑन द एंटायर अर्थ। मतलब कि ये स्पीसीज जो होते हैं, ये स्पीसीज लोकल एरिया में भी, रीजन में भी, और अगर हम देखें तो पूरे अर्थ पे भी ये खत्म हो चुके हैं, जैसे कि एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक। अब इसमें मैं थोड़ा सा एशियाटिक चीता के बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखो एशियाटिक चीता क्या है, वेयर डिड दे गो, ये कहाँ चले गए? एशियाटिक चीता पहले थे हमारे वर्ल्ड में, लेकिन अब एशियाटिक चीता कहाँ चले गए? फॉरेस्ट लैंड मैमल्स, ये जो था ये फास्टेस्ट लैंड मैमल था, लैंड पे दौड़ने वाला, ये सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला मैमल था। ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता था। कौन? एशियाटिक चीता। डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड, लेपर्ड और चीता। देखो अगर हम लेपर्ड और चीते को एक ही कैटेगरी में रखते हैं तो ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। एशियाटिक चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू द डिक्लाइन इन हैबिटेट एंड प्रे। एशियाटिक चीता जो है वो क्यों डिक्लाइन हुआ, वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि एशियाटिक चीता को जो शिकार चाहिए था, जो वो खाना था, वो प्रॉपर उसको शिकार नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गए, खत्म हो गए। एक्सटिंक्ट इन इंडिया सिंस 1952, और इंडिया में तो ये 1952 से ही खत्म हो रखे हैं। मतलब कि 1952 के बाद में एशियाटिक चीता इंडिया में नहीं देखा गया। तो बच्चों ये तो थे कुछ टाइप्स, ठीक है, फ्लोरा और फोना के कुछ टाइप्स थे जो कि मैंने आपको बताए। अब है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ मतलब ये फ्लोरा और फोना जो है, इनका डिप्लीशन का क्या कारण है, यानी कि इनको खत्म होने का या इनके कम होने के क्या कारण है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा और फोना, फ्लोरा और फोना के फैक्टर्स जो है जो कि इनके खत्म होने के कारण है, वो क्या क्या है। सबसे पहला है लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी देखो हमारा देश जो है कई सालों से ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था। उससे पहले भी बहुत सारे राजा महाराजा हमारे देश में थे, तो इनकी वजह से, इनके टाइम से ही हमारे यहाँ डिप्लेशन चल रहा है। कैसे? देखो लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में हमने क्या क्या लॉस किया। सबसे पहला रेलवेज, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें। अब देखो रेलवेज थी, रेलवेज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बनाई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब रेलवे के ट्रैक्स बनाए थे तो ट्रैक्स के नीचे आप देखते हो आजकल तो लोहे की वो लगती हैं, पट्टियाँ लगती हैं, लेकिन पहले जो है, पहले क्या लगती थी, ये लकड़ी की लगती थी। अभी भी कहीं कहीं लकड़ी की लगी हुई है। तो ये जो लकड़ी की पट्टियाँ थी, ये कहाँ से आती थी? ये जंगलों के पेड़ों से आती थी। उसके बाद कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी ये जंगलों को काटते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए भी ये जंगलों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बनाते थे। तो इन वजह से भी हमारा जो फ्लोरा और फौना है उसका डिप्लीशन हुआ है। इसके बाद एनरिचमेंट प्लांटेशन, जैसे कि एग्जाम्पल है टीक, नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, चिन पाइन इन हिमालय ओक, यानी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है ये साउथ इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट है। और इसको ये जो है ये एनरिच इस प्लांटेशन को, मतलब कि आप देखो है साउथ, वहाँ का साउथ इंडिया का ये नेचुरल फॉरेस्ट है, लेकिन इसको जब दूसरी जगह पे लगाया जाएगा तो ये फॉरेस्ट जो है वहाँ पे नहीं बन पाएगा, वहाँ पे नहीं पनप पाएगा, जिसके कारण ये प्लांटेशन जो है, ये प्लांटेशन खत्म हो रही है। जैसे कि हिमालयाज में है हिमालयन ओक है, तो हिमालयन ओक जो है वो हिमालयज में ही मिलेगा। इसको अगर हम दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा।
उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़। अब देखो कॉलोनियल पीरियड में माइनिंग एक्टिविटीज़ होती थी, तो नॉर्मल सी बात है माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे होगी वहाँ पे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, जिसके कारण हमारा फ्लोरा फौना जो है वो डिप्लेशन उसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखो बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया आर एग्रीकल्चर। मतलब कि हमारे देश में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं इसको हम प्लांट फॉरेस्ट को, जंगलों को काट काट के ज़मीन साफ करके हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके कारण ये फ्लोरा और फोना का डिप्रेशन का कारण है। उसके बाद है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जूम इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो भी इसका एक कारण है, जिसके कारण फ्लोरा और फोना जो है वो कम हो रहे हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है बच्चों, सिंस 1951 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। आप देखो 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो साफ किया गया था, किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि रिवर जो निकल रही रिवर की वैली के लिए, इस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिसके कारण फ्लोरा और फौना जो है वो, पेड़ पौधे जंगल साफ होंगे तो क्या होगा, जानवर अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि एमपी में बना है, वुड इन्यूडेट 40,000 हेक्टेयर, इसने भी 40,000 हेक्टेयर को साफ किया है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ने। डोलोमाइट माइनिंग बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, माइनिंग के द्वारा भी जो ये जंगल है वो साफ हो रहे हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर, ये आपने क्या पढ़े, ये आपने पढ़े लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर, लोगों ने क्या किया और नेचर ने क्या किया। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। आप देखो ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन, ग्रेजिंग यानी हम जानवरों को जाके जंगलों में छोड़ देते हैं, जानवर जो है वो पेड़ पौधों को बर्बाद करते हैं, खाते हैं उनको, और उनको कुछ तोड़ते हैं फोड़ते हैं, इस तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी कि हम जो गांव में देखते हो ज़्यादातर आप लोग रूरल एरिया में, गांव में लोग जो है लकड़ियाँ लाते हैं, लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पेड़ पौधे काट करके लाते हैं और उनको फ्यूल का काम करते हैं। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, जैसे अर्बन नगरों में, शहरों में इकोनॉमी बढ़ाने के लिए देख रहे हो आप, आए दिन इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। इंडस्ट्रीज जितनी बन रही हैं वो इंडस्ट्रीज जंगलों को साफ करके, पेड़ों को काट के वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाई जा रही है, जिसके कारण फ्लोरा और फौना जो है वो उनका डिप्लेशन हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये फॉरेस्ट के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करती हैं, ख़त्म करती हैं। फॉरेस्ट में रहने वाले, देखो वाइल्ड लाइफ हमारी ऐसी है जो जंगलों में ही रहेगी, वो प्लेन्स में वो हमारे आसपास आके नहीं रह सकती, वो जंगलों में ही रहेगी, और जंगलों को काटना, उसके बाद हंटिंग करना, इन जानवरों को मारने से, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने से, ये सारे ऐसे कारण हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगलों को जलाने से, इन सब कारणों से जो है वो हमारे फ्लोरा और फौना जो है वो डिप्लेशन उनका हो रहा है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फॉरेस्ट और इस डिस्ट्रक्शन का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हाफ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, करीब हाफ नेचुरल फॉरेस्ट यानी कि आधे नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। अब आप देहरादून की बात ले लो, देहरादून में देख रहे हो, देहरादून में आप लोग पहले कितने जंगल हुआ करते थे, पहले कितने पेड़ पौधे हुआ करते थे। अब वो पेड़ पौधे कट के क्या बन रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ पे बंगलो बन रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ये फ्लोरा और फौना को डिप्लेशन तो कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। करीब आधा 50% जो है वो हमारे
फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गए हैं, हट गए हैं। 1.3 ऑफ वेटलैंड्स ड्रेन आउट, 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट जो है वो ड्रेडलैंड का, दलदल का जो है वो भी खत्म हो गया है। 70% ऑफ सरफेस वाटर बॉडी आर पॉल्यूटेड। वाटर बॉडी यानी कि जो हमारा सरफेस वाटर है वो करीब करीब 70% जो है वो पॉल्यूट हो गया है। कितना, हमारा सरफेस वाटर जो भी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो करीब 70% तक पॉल्यूट हो रहा है इस कारण से। 40% मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट, 40% मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव्स ट्री जो है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। 1000 ऑफ स्पीसीज आर हेडिंग टुवर्ड एक्सटिंक्शन, और हजारों की संख्या में स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, खतरे में हैं और वो गायब होते जा रहे हैं बच्चों। तो ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें थी हमारे इस पे, फ्लोरा और फौना पे, इन कारणों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन कारणों से फ्लोरा और फौना जो है वो देखो क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखो बच्चों, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आपको आप अपनी स्लाइड में देख सकते हो, इस स्लाइड में, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकर के आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हो। अब इसके बाद देखो, आप कारण आपने देख लिए, कॉजेज देख लिए, टाइप्स देख लिए, इसके इम्पैक्ट देख लिए। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इसके कंजर्वेशन के लिए। हम इसके कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, ये हमारा इकोसिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, इकोसिस्टम का पूरा ही पार्ट है, फ्लोरा और फौना यही मिलकर के इकोसिस्टम को बनाते हैं। अब अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें हमारा जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो क्या कैसे हम करते हैं। फर्स्ट है, व्हाई डू वी नीड इट, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी, फिशरीज ऑन एक्वेटिक डाइवर्सिटी। अब ये कंजर्वेशन जो है ये ज़रूरी इसलिए है कि जो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। ये क्या करता है, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, यानी कि जो क्रॉप्स बार बार उगाई जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ को भी ये मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो पानी में रहने वाले हमारे एनिमल्स हैं, जो फिशरीज हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको भी वो भी एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है और उनके लिए भी ये ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा है स्टेप टेकन्स, ठीक है। स्टेप टेकन्स यानी क्या क्या स्टेप इसको बचाने के लिए लिए गए हैं, हमारे फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सबसे पहले जो 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, वो ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। इसके तहत क्या था कि जितने भी ऑल इंडिया में प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनको पब्लिश किया गया, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट को पब्लिश किया गया। बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत बैन कर दिया गया हंटिंग पे बैन कर दिया गया। प्रोटेक्शन दिया गया लीगल हैबिटेट को, मतलब जो रहने वाले जंगलों में रहने वाले जो जंगली जानवर है उनको नेचुरल हैबिटेट को उसको लीगल कहा गया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी वाइल्ड लाइफ जो हमारे जानवर थे, हमारे जो पशु थे, जिनको ट्रेड से दूसरी जगह भेजा जाता था, उसको भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, उस पे भी पाबंदी लगा दी गई। एस्टेब्लिश ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, जिसमें हमारा जो कि नेचुरल तरीके से बनी हुई है, और इसमें जो हमारा ये वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना जो है ये सब इसमें सेफ है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एनिमल, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए जो कि स्पेसिफिक एनिमल के लिए बनाए गए, जो एनिमल ऐसे थे जो एंडेंजर्ड थे, यानी कि कुछ ऐसे थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे सच एज टाइगर, वन हॉर्न राइनोसर्स,
3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, एशियाटिक लॉयन एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे स्पीसीज थे जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज थे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारी सरकार ने बनाए हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी और इंसेक्ट्स के लिए भी बच्चों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। नोटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, 1980 और 1986 की एक्ट के तहत बटरफ्लाई, मॉथ्स, ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू प्रोटेक्टेड लिस्ट। इनको भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया है। जो बटरफ्लाइज हैं, जो ड्रैगन्स हैं, जो मॉथ्स हैं, इन सब को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इन 1991 6 प्लांट स्पीसीज वर आल्सो एडेड टू प्रोटेक्ट लिस्ट, और 1991 में 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद बच्चों एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी प्रोजेक्ट टाइगर। देखो अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके नाम से ही प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। देखो पॉपुलेशन फ्रॉम 55,000 टू 1,827 इन आ कंट्री। देखो पहले हमारे देश में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 55,000, यानी कि पहले हमारे देश में कई सौ साल पहले हमारे देश में 55,000 टाइगर थे, लेकिन अब हमारे देश में कितने बचे हैं, 1,827 टाइगर ही हमारे देश में बचे हैं। यानी इनकी पॉपुलेशन जो है आप देख रहे हो किस रेशियो से कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। रीज़न क्या रीज़न है, पोचिंग फॉर ट्रेड हो रहा है इसका, ठीक है, इसको पकड़ करके दूसरे देश ट्रेड किया जा रहा है। श्रिंकिंग हैबिटाट, इनका जो हैबिटाट है वो श्रिंक हो गया है, यानी कि अब देखो टाइगर है तो इसको जो खाने के लिए जो चीज़ें हैं, इसको जो जिस एनवायरनमेंट में रहना है वो एनवायरनमेंट, इसका हैबिटाट जो है वो कम हो गया है, श्रिंक हो गया है। डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसेस, इसको जो शिकार चाहिए, जो इसको खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी इसको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अब देखो खाना नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है ये स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन बोन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो टाइगर की स्किन है उसका ट्रेड हो रहा है, इसके बोन्स का ट्रेड हो रहा है, इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण ये ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया एंड नेपाल हैबिटेट ऑफ 2/3 सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, नाउ दीज एरियाज आर प्राइम टारगेटेड। इंडिया और नेपाल जो है वो करीब 2/3 टाइगर पॉपुलेशन का सर्वाइविंग था, मतलब कि इंडिया और नेपाल में जो पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जो 2/3 टाइगर थे वो यहाँ पे सर्वाइव करते थे, लेकिन अब ये जो एरिया है वो प्राइम टारगेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1973, और ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इसके तहत क्या हुआ था, पॉपुलेशन जो है, देखो इस प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च होने के बाद में पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन बढ़ने के बाद फिर वो कम हो गई। कैसे, देखो 1985 में प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, 73 में, ठीक है, 73 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। उसके बाद का डेटा मैं आपको देती हूँ। 1985 में ये पॉपुलेशन थी 4,002 पॉपुलेशन थी 1985 में, जो कि 1989 में बढ़ के कितनी हो गई, 4,334, यानी कि ये बढ़ी, ठीक है, कुछ टाइगर इसमें ऐड हुए। बट 1993 में देखें तो ये कम हो गए, ये हो गए 3,600, ये कम हो गए। और वहीं 2014 में देखें तो 2014 में ये कितने रह गए, 2,226 रह गए। 2,226 टाइगर जो है 2014 में रह गए, इनकी संख्या जो है और कम हो गई। इसके लिए 39 टाइगर रिजर्व्स, एग्जाम्पल कॉर्बेट नेशनल पार्क इन यूके, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधुगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, और बहुत सारे नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए। ये टाइगर रिजर्व्स जो है वो बनाए गए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब इसको हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या है, सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट हम देखते हैं।
रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? मोर देन 1.5 ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। रिजर्व फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें से हाफ फॉरेस्ट जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में। मोस्ट वैल्यूएबल, ये जो है मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, यानी इनकी वैल्यू, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ये जो है ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड मतलब कि ये इनके ऊपर सरकार का ज़्यादा ध्यान रहता है। इसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में? जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उत्तराखंड के जंगल आते हैं, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये सब जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखो प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट तो नॉर्मल हो गए, करीब आधा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये भी टोटल फॉरेस्ट एरिया का हाफ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, ये जो है बाद में किसी तरह की डिप्लेशन को बचाते हैं, मतलब आगे चल के कोई इनके साथ डिप्लेशन ना हो, कोई खतरा ना हो, उसके लिए इनको बचाया जाता है। इन फॉरेस्ट में आते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। रिजर्व और प्रोटेक्टेड ये दोनों फॉरेस्ट मिलकर के परमानेंट फॉरेस्ट बनते हैं। अब परमानेंट फॉरेस्ट जो है मेंटेन फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, परमानेंट फॉरेस्ट जो है इनसे हमें टिम्बर और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं। देखो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों मिलके क्या बने? परमानेंट फॉरेस्ट, और इन परमानेंट फॉरेस्ट से हमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, टिम्बर मिलते हैं और बहुत सारी और अदर चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। इसके बाद थर्ड टाइप का फॉरेस्ट है अनक्लासिड फॉरेस्ट। अनक्लासिड फॉरेस्ट देखो क्या होते हैं, अदर फॉरेस्ट एरिया एंड वेस्ट लैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कमेटी। ये जो है ये फॉरेस्ट एरिया से अलग होते हैं, यानी कि वेस्ट लैंड भी हम इनको कह सकते हैं, ये वेस्ट लैंड होते हैं, और ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल और कमेटी के द्वारा कमेटी जो है वो इन पे वो करती हैं। ओपन कैटेगरी, इसमें ओपन कैटेगरी होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात के कुछ एरिया जो है वो इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कमेटी एंड कंजर्वेशन। अब पीछे जो आपने स्टेप्स देखे थे, ये स्टेप्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, बट ये कमेटी जो है, कमेटी भी कुछ स्टेप्स ले रही है। कमेटी क्या क्या स्टेप्स ले रही है? देखो हमें पता है हमें जंगलों को बचाना है, ठीक है, हमें पता है हमें जंगलों को बचाना है, हमें पता है हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है। इस वाइल्ड लाइफ को, इन जंगलों को बचाएंगे तो किसका फ़ायदा होगा? हमारा फ़ायदा होगा, हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारी कमेटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ आंदोलन किए, जिन्होंने कुछ इसको बचाने के लिए, इस वाइल्ड लाइफ को, इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ काम किए। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक कमेटी, स्ट्रगल टू लोकल कमेटी। इसके लिए क्या है? लोकल कमेटी स्ट्रगल कर रही है। एक ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मतलब ये पहले का सिस्टम है, पहले से चला आ रहा है कि जो लोकल कमेटी है। अब देखो जैसे आपका घर है, आपके घर के आसपास पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, हरियाली आपको अच्छी लग रही है, आप सुबह सुबह उठते हो, बाहर निकलते हो, देखते हो, आपको अच्छा लग रहा है। अब एकदम से अगर कोई जंगल काटने आ जाए, वो पेड़ पौधे काटने आ जाए, तो आप जाके बोलोगे उसको? सबसे पहले तो आपका काम है कि आपके घर के पास के जंगल वो काट रहा है कि भैया इसको क्यों काट रहे हो, ये तो हमें, हमारे लिए फायदेमंद है, तो आप इसको क्यों काट रहे हो? तो वही काम कमेटी कर रही है, वही काम हमारी कमेटी, हमारे जो जहाँ जंगल काट रहे हैं वहाँ के आसपास के लोग कर रहे हैं कि जंगलों को क्यों काटा जाए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ इसका। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व जब बना, उसमें विलेजर्स फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो वहाँ के विलेजर्स थे, उन्होंने माइनिंग के विरुद्ध जो है वो काम किया। वहाँ पे माइनिंग बन रही थी, माइनिंग जो है, माइनिंग को हटाने के लिए, माइनिंग जैसे देखो माइनिंग बनी तो माइनिंग में क्या होगा? आसपास के पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने इसके खिलाफ जो है लड़ाई की थी। इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे 5 विलेज डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव ढाकव सेंचुरी।
वहाँ के 5 विलेजों ने, 5 गांवों ने मिल करके 1200 हेक्टेयर जमीन को, भूमि को वहाँ पे भैरव देव ढाका सेंचुरी के लिए घोषित कर रखा है। वहाँ की 1200 जो हेक्टेयर जमीन है उसको, जंगल को उन्होंने भैरव देव ढाकव सेंचुरी के उसमें घोषित कर रखा है। हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, और वहाँ पे जो उस सेंचुरी में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो भी यही 5 गांव के लोग जो है वो करते हैं। मतलब वहाँ वो पूरी सेंचुरी इन्हीं 5 गांव के लोगों के अंदर में हाथ में रहती है। इसके बाद एक और है मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आपको सबको पता ही होगा कहाँ का है, उत्तराखंड का मूवमेंट है। resisted deforestation and also received the traditional conservation of committee afforestation। चिपको मूवमेंट में क्या था, चिपको मूवमेंट में पेड़ पौधों को काट रहे थे, तो उत्तराखंड के लोग जो है उन्होंने क्या किया, पेड़ों से जाकर के वो चिपक गए कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो ये हमारे उत्तराखंड का चिपको मूवमेंट था। उसके बाद एक और मूवमेंट है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में देखो क्या था बच्चों, इन टिहरी एंड नवाद्यन डाइवर्स, नवाद्यन जो है कमेटी है, तो ये टिहरी में इन्होंने क्या किया, डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप इन प्रोड्यूसिंग विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल। टिहरी में जो नवाद्यन कमेटी थी, इसने क्या किया, इसने ऐसे बीजों का प्रोडक्शन किया जो कि बिना किसी सिंथेटिक और केमिकल के प्रोड्यूस हुए थे। आप देख रहे हो जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से हुआ है तब से हमें बीज जो है वो कैसे मिल रहे हैं, हमें बीज मिल रहे हैं हाई HYV बीज, हाई ईल्ड बीज जो है वो मिल रहे हैं। तो हाई ईल्ड वैरायटी बीज जो मिल रहे हैं उसमें क्या है, उसमें केमिकल्स हैं। तो यहाँ के टिहरी के लोग और नवाद्यन ग्रुप के लोगों ने मिल करके ऐसे बीजों का प्रोडक्शन किया जो कि जिनमें केमिकल और किसी भी तरह का सिंथेटिक नहीं है, जो कि नेचुरल तरीके से जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उससे हमारी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद बच्चों एक और छोटा सा पॉइंट है, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इन्वॉल्विंग लोकल कमिटी इन रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें क्या है, जो लोकल कमिटीज हैं, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो लोकल कमिटीज है वो सब मिल करके फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी जंगल जो कट रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इन 1988 स्टेट ऑफ उड़ीसा पास फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर JFM। 1988 में उड़ीसा जो था वो ऐसा राज्य था जिसने कि फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ JFM का फर्स्ट रिजोल्यूशन बना। JFM जो है वो मैनेजमेंट कमेटी उसने अपने यहाँ बनाए। लोकल इंस्टीट्यूशन टेक अप द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन लैंड मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट। लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी प्रोडक्शन करती है इन एक्टिविटीज़ का। उसके अलावा प्रोवाइडेड विद नॉन टिम्बर बेनिफिट एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुली प्रोडक्शन। और इसके अलावा जो टिम्बर बेनिफिट हैं, जो भी जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती हैं जो कि आसानी से मिल जाती हैं, मतलब बिना उनको हार्म किए हुए मिल जाती हैं, उन चीज़ों को आपस में ये लोग जो है वो शेयर करते हैं। तो ये तो था बच्चों JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप देखो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। और इस चैप्टर में मैंने, हालांकि ये देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये चैप्टर आपका बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये चैप्टर आपका ओनली पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मेरा मानना है कि आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसलिए मेरे विचार से आपको पढ़ना ज़रूरी था। बट ये बोर्ड्स का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक पीरियोडिक टेस्ट का चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ये चीज़ नहीं बताई। आप लोग वीडियो नहीं देखते, लास्ट में ये चीज़ बताइए। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया पढ़ा। उसके बाद वैनिशिंग फॉरेस्ट में हमने क्या वैनिशिंग फॉरेस्ट पढ़ा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुलनेरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। उसके बाद एशियाटिक चीता भी पढ़ाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इसके क्या क्या कारण हैं।
फर्स्ट था लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, उसके बाद लार्ज स्केल डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, उसके बाद इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं फ्लोरा फोना में, उसके बाद इसके कंजर्वेशन कैसे होता है, कि कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। उसके बाद टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बताया मैंने आपको, इसके टाइप्स क्या हैं, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, अनक्लासेस फॉरेस्ट, फिर कम्युनिटी कैसे इसको कंजर्वेशन करती है, और लास्ट में मैंने आपको बताया JFMC जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। और जब भी बच्चों आप वीडियो देखते हो तो अपनी बुक जरूर लेके बैठो, क्योंकि बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जो है इसको दोबारा से देख सकते हैं, अपनी बुक से रीडिंग भी ले सकते हैं। चलो, अगर आपको देखो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। और आप लोग, हाँ एक चीज़ और बच्चों, आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखो आप लोगों को अगर ये पसंद आया, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इसको शेयर भी करना। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या जितने भी आपके बच्चे जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं बट दूसरे स्कूल्स में हैं, तो आप उनसे इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हो कि हमारी ये टीचर है, इनका ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो। तो जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगी वैसे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ घर पे रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, और अपनी इम्यूनिटी को ऐसा खाना खाइए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बने रहे और कोरोना से बच के रहिए।